हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं आज का पहला खबर क्या है या पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रूस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नेपाल। आप सभी लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल में अभी ये मूर्ति पाई गई है। कहाँ पे? नेपाल के धूलीखेल में करीब 3800। आपसे जगह का नाम पूछेगा तो कहाँ पाया गया? नेपाल के धूलीखेल में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिलने के क्या साक्ष्य मिले हैं। विरासत को सहारने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन के करीब 300 मीटर नीचे पाया बताया जा रहा है। यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। याद रखिए, आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। याद रखिए, नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। आगे चलते हैं, नेपाल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप सभी देख ही रहे हैं आजकल नेपाल क्या कर रहा है। भारत का जो सतलज नदी से लेके और तीस्ता के बीच, यानी जो भारत क्या करता है, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, तो सतलज नदी से लेके कहाँ तक, ये अंग्रेजों के ज़माने से, जब ये नेपाल क्या है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा था, या इनकी जो राजस्व है, राजस्व क्या है, विस्तारवाद की नीति अपनाए थे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और नेपाल के पीएम कौन है? तो इस समय नेपाल किस नदी के बीच इसका बॉर्डर बनता है? तो सतलज से तीस्ता। तीस्ता आपका सिक्किम में आती है और सतलज आप सभी को पता है पंजाब के पास जो है, ठीक है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए। तो पीएम कौन है यहाँ के नेपाल किस समय? केपी शर्मा ओली जी हैं। और यहाँ से हमारा जो विवाद चल रहा है कौन है? लिपुलेख और काला पानी। नेपाल की राजधानी सबको पता ही है क्या है? काठमांडू। करेंसी यहाँ रुपया चलती है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी जी हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। और नेपाल किसका हिस्सा है? सार्क का। याद रखिए, एक सार्क जो संगठन बना था, समूह, उस ग्रुप का क्या है? नेपाल मेंबर है। क्योंकि सार्क की जो राजधानी है वो कहाँ है? नेपाल में ही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या बना हुआ है। निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण से 4 द्वीप पर अनुशासित करने के लिए योजना बना रहा है? चीन ने, रूस ने, बांग्लादेश ने, भारत ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बांग्लादेश सरकार है रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप में निर्मित नवनिर्मित सुविधाओं के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए क्या है? रहने के लिए बेहतर स्थान प्रदान किया जा रहा है। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बंगाल के तट से कितने मीटर दूर है? 37 मील की दूरी पे है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और करेंसी क्या है यहाँ? टका, ठीक है। आगे चलते हैं और जानते हैं यहाँ की जो प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद जी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेपाल के पहले पीएम कौन थे? तो पहले प्रेसिडेंट यहाँ के कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान जी थे, ठीक है। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। यहाँ की राजधानी सबको पता होगा ढाका। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? टका। कहाँ? बांग्लादेश में, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? रूस, नेपाल, इराक, उज्बेकिस्तान। तो भारत ने किसके साथ की है? भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के पारस्परिक रूप से सहमत योजनाओं के कार्यक्रम से निगरानी के लिए आयोजित की गई है। सह अध्यक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की मजबूती मिलेगी, ठीक है। इससे द्विपक्षीय निवेश संधि, व्यापार समझौते, दोनों देशों के बीच जो कृषि उपज है, परस्पर जो बाजार है, मतलब मार्केट है, उन सभी चीज़ों को क्या किया गया है? शामिल किया गया।
अब आपको उज्बेकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। क्या है? ताशकंद। आप सभी लोग ताशकंद समझौता पढ़े होंगे, क्योंकि उज्बेकिस्तान पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? यूएसएसआर का, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया का। यहाँ करेंसी क्या चलती है? मुद्रा चलती है सोम। क्या सोम। यहाँ के जो इस समय राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव। कौन है? शौकत मिर्जियोयेव यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट हैं। सेंट्रल मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कजाकिस्तान आता है, तजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है और एक उज्बेकिस्तान आता है। ये 5 मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रल मध्य एशिया। हम क्या पढ़ते हैं? सेंट्रल मध्य एशिया। यही 5 देशों से आपका क्या मिलके बना हुआ है? सेंट्रल मध्य एशिया। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। राजधानी हमने आपको बताई दी, करेंसी भी बता दी। ठीक है, तो ये उज्बेकिस्तान अभी न्यूज में है, तो यहाँ चीज़ें आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला आपका क्या है। तो जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीर का जो केसर है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? सेबी के साथ, यानी एसबी जो सेबी एक संघ है उसके साथ, आईटी लिमिटेड के साथ, कि एनएसई के साथ यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनईपी के साथ, कि एसबीआई के साथ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किसके साथ किया है? तो जम्मू कश्मीर ने हाल ही में जीआई टैग दिए गए। कौन? कश्मीरी जो केसर, इसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग भी प्रदान है। ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता के केसर तक पहुंचने प्रदान करने के लिए एक नया ई नीलामी पोर्टल क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर का जो कृषि विभाग इंडिया अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर केसर ट्रेनिंग सेंटर है, IKSTC बोलते हैं, इस पोर्टल के साथ एनएसई को क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के सहयोग से क्या किया जा रहा है? डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है उस क्षेत्र में। ठीक है, जम्मू कश्मीर को आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे इस समय जो गवर्नर बने हैं, राज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इस समय जो इसके चेयरमैन हैं तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। आगे चलते हैं और देखते हैं आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बना है। आयातित वस्तुओं को क्लियर करने के बाद उन्हें सीमा शुल्क भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों की क्या सीमा दी गई है? मतलब वो कितने दिन के अंदर एक जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको भर सकते हैं? 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 दिन। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए। तो ये कितने? 21 दिन में। तो इसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो हमारे PSU कंपनी है, यानी जो पब्लिक अंडर सेक्टर कंपनी है, तो उन सभी के शुल्क मतलब जो उनको शुल्क लगता है उसके माध्यम से जो आयात किए गए सामान है उनको क्या कर सकते हैं? 14 दिन के भीतर सीमा शुल्क भुगतान करने की क्या दी गई? उन्हें अनुमति दी गई। यह उपाय तुरंत कस्टम पहल का एक हिस्सा है, जो एक क्या है? फेसलेस और पेपरलेस कस्टम, कैशलेस और पेपरलेस कस्टम बनाएगा, जो पर्यावरण को क्या करेगा? पेश करने की कोशिश की है। इस घोषणा को PSU द्वारा क्या किया जाए? आयात किए गए सामान को तेजी से मंजूरी दी जा रही है। ठीक है, इन चीजों को याद रखिए। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके चेयरमैन कौन है इस समय? एम अजीत कुमार जी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। ये चीज भी इसके साथ याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। 6वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नाम क्या है? किरण है, सूरज है, प्रकाश है, सौर है। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है तो उसका नाम क्या है? किरण। किसके द्वारा? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए नई टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है। नई हेल्पलाइन कॉल करने वाले को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में क्या होगा? ये सहायता प्रदान करेगा।
अब आपको पता होना चाहिए कि इस समय हमारे सामाजिक न्याय मंत्री कौन है, मतलब इसके मिनिस्टर कौन है, तो थावर चंद गहलोत जी हैं। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ। भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग के साथ महिला उद्यमिता मंच के साथ क्या किया है, यानी जिसे हम बोलते हैं WEP यानी वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम की पहल के साथ भागीदारी की है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेक महिंद्रा, ऑप्शन नंबर में दिया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है HCL टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है माइंडट्रिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, टेक महिंद्रा। आप सभी को पता होना चाहिए टेक महिंद्रा कंपनी जो है, कोटक महिंद्रा एक बैंक भी चलता है, तो ये टेक महिंद्रा कंपनी आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो जो IIT हमारे सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रमुख प्रदान करता है टेक महिंद्रा, इसने अभी भारतीय महिलाओं की जो मतलब भारतीय इंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं उनको समर्थन करने के लिए नीति आयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के साथ महिलाओं को क्या उनके एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए हाथ मिलाया है, जिसे हम क्या बोलते हैं WTI पुरस्कार, मतलब वुमेन ट्रेड के साथ उन्हें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और इससे क्या होगा, एग्रीगेट शिक्षा, मतलब जो महिलाएं क्या हैं इन सब चीज़ों से जुड़ के और नेताओं के पहचान से क्या करेंगी, एक पहल शुरू की जिससे वो काम कर सके, जिससे महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा हो सके देश में, ठीक है। और उस चीज़ की ज़रूरत भी है, तो ये चीज़ें याद रखिए। नीति आयोग कब बना था, आप सभी को पता है कि प्लानिंग जो कमीशन यानी प्लानिंग योजना जो हुआ करती थी उसकी जगह पे आया था आपका नीति आयोग। तो ये 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि नीति आयोग बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज में रहता है। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं अगला क्या बना 8वां नंबर क्वेश्चन। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ग्राहकों के लिए लक्षित और व्यक्तिगत ऑफर क्या करने बनाने के लिए गोल्स 101 AI के साथ भागीदारी की है। वीजा के साथ, मास्टर कार्ड के साथ, रुपए के साथ या अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। किसके साथ हो जाएगा, मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के जो प्रमुख बैंकटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी जिसे हम क्या बोलते हैं AI, तो उसने अपनी कंपनी गोल्स 10 AI के साथ क्या गठबंधन किया है। इस गठजोड़ के माध्यम से गोल 101 AI जो व्यापारी हैं हमारे उनके साथ डेटा शेयर हो चुकेगा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संचालन करके बैंक के शेयर धारकों को उससे मिलाया जाएगा, जिससे हमें क्या है लक्ष्य मिल सके और व्यक्तिगत जो ऑफर बनाने के लिए जोड़ा जाता है। इस साझेदारी के साथ क्या होगा कि जो हमारा मास्टर कार्ड जो ये कंपनी है और गोल्स 101 फॉर यू नामक एक प्लेटफॉर्म के भीतर एक सेक्शन लॉन्च करके जो सभी बैंक चैनलों को क्या किया उनकी संपत्तियों को एकीकृत मतलब एक ही जगह पे क्या किया जाएगा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मास्टर कार्ड आप सभी जानते हैं कि ये क्या करता है, जो हम लोग ATM कार्ड में जो यूज करते हैं तो कंपनियों में आप देखते होंगे लिखा रहता है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड। तो भारत का क्या है रुपए कार्ड, जिसको प्रणब मुखर्जी जो साहब ने 2014 में लॉन्च किया था। यानी ये मास्टर कार्ड तो 2006 से आया, लेकिन जो हम लोगों का इंडिया का रुपए कार्ड वो आपका 8 मई 2014 से आया है। मतलब उसको प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ही लॉन्च किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन मास्टर कार्ड एक कंपनी है, ये कंपनी को इसे एक्चुअल में स्थापना दी जाए तो 1967 में हुई है, लेकिन इसने जब कार्ड की जो जांच मतलब कार्ड जब से देना शुरू की है तो 2006 से है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नीति आयोग में एक टास्क फोर्स का नेतृत्व किया है, जिसने जो है गन्ना मूल्य को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की है। तो रविंद्र प्रताप सिंह है, BK शाश्वत जी हैं कि रमेश चंद्र हैं कि BK पाल जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रमेश चंद्र। तो नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था जिसमें यह कहा गया कि जो गन्ना और चीनी उद्योग है इनके बीच जो वित्तीय स्थिति का मामला रहता है तो उनको बीच में एक मतलब कंप्लीट में स्थिर बनाए रखने के लिए गन्ना को बकाया को दूरी करने के लिए और जिससे चीन की कीमतों पे तो उसका एक टास्क फोर्स बनाया गया है। तो अंतिम रूप दे दिया गया है इसको। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, याद रखिए रमेश चंद्र। तो 20 अगस्त को ये प्रकाशित हो चुका है। चीनी मिलों के साथ क्या होगा कि ये प्रकाशित हुआ कि ऐसी कमेटी बनेगी, मतलब एक टास्क फोर्स बनेगा। ये 20 अगस्त को ही नहीं है, लेकिन अभी जाके उसके अध्यक्ष को नियुक्ति है। इसके अध्यक्ष कौन बने आपके रमेश चंद्र। तो आपसे पूछ देगा कि गन्ना और चीनी के मूल्यों को जोड़ने की जो सिफारिश की है तो किस कमेटी के आधार पर किया जा रहा है, तो रमेश चंद्र कमेटी। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
तो जिसमें न्यूनतम इसका जो मूल्य रखा है एक बार में 33 रुपये किलोग्राम प्रति की क्या की जा रही है, सिफारिश। अभी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चलिए आगे चलते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बना हुआ है। महिला जो पर्वतारोही है कौन, अनीता कुंगू, तो उन्हें किस कैटेगरी में तेजिंग नांगरे नेशनल अवार्ड 2019 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो लैंड कैटेगरी की, एयर कैटेगरी की, वाटर कैटेगरी की, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी की। कौन है, लैंड कैटेगरी की। तो माउंटेनियर है अनीता कुंडे, कहाँ से आती हैं, तेजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड 2019 के लिए इन्हें चुना गया है, सम्मानित किया गया है। ये आपके हरियाणा के आती हैं, कहाँ से आती हैं, हरियाणा के हिसार जिले से रहने वाली हैं। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का जो हिसार जिला है, यहाँ से मतलब कोई ना कोई महिलाओं का बहुत इम्प्रूवमेंट रहता है। यहाँ कोई ना कोई कुश्तीबाज, कोई ना कोई निकलता ही रहता है, खासकर एथलेटिक्स में, ठीक है ना। और वो नेपाल तथा चीन के रास्तों से कहाँ गई थी, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। वर्तमान में अनीता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करती हैं। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सी ऐसी हाल ही में सब इंस्पेक्टर महिला हैं जो उन्होंने को क्या है, तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। वो ये चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। अनीता के नाम पर एवरेस्ट पर 3 बार तिरंगा फहराए जाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी इसी उपलब्धि पर हरियाणा के वर्तमान पुलिस महानिदेशक जो हैं मनोज यादव, उन्होंने बहुत बधाई दी है, ठीक है। ये बहुत गर्वान्वित वाली चीज़ें होती हैं, तो हमें भी कुछ ऐसे ज़िंदगी में अपने काम करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हम कम से कम देश में नहीं तो अपने माता पिता का नाम तो उज्जवल कर सकें, ये ऐसा कोशिश कीजिए। सभी लोग पढ़ाई कीजिए। मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोढेरा जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। डल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर, जम्मू कश्मीर में। उज्जैन लघु वित्त बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, जयपुर में है, कि जोधपुर में है, कि सूरत में है। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जो कर्नाटका में आता है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कि छत्तीसगढ़ में। तो पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। मोढेरा सूर्य मंदिर आप जरूर याद रख के जाइए, ये आपका कहाँ है, गुजरात में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और डल झील तो आप जानते ही हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आगे चल देते हैं। आज एक का स्लाइड आपका है, केरल में अभी हाल ही में एक त्यौहार मनाया गया पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। तो आपके पूछेगा कि केरल में अभी पहला कौन सा त्यौहार मनाया गया है, तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जिसे WWF इंडिया केरल स्टेट ऑफ सोसाइटी द्वारा फॉर ऑर्डिनेट स्टडी यानी SOS के द्वारा इसे क्या किया गया है, सम्मानित वो किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया। थुम्बी प्रीनम के साथ केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल क्या है, मनाया गया है, जिसका नाम क्या, थुब्बी महोत्सव नाम रखा गया था 2020। याद रखिए, थुब्बी महोत्सव पूछेगा, थुब्बी महोत्सव अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ मनाया गया है, केरल में। सभी को आपको पता है कि केरल के पिनराई विजयन साहब यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो गवर्नर यानी कौन है, मोहम्मद आरिफ खान जी हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो सबको पता होगा कि केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 20। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 140। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 9। ये चीज़ भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए केरल के बारे में। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, और आप सभी लोगों को एक खुशखबरी ये है कि हम हमारी एकेडमी का जो चैनल है सुरेंद्र सर एकेडमी, वो अभी 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए आप सभी का सहयोग रहा, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही आप लोग हमारे ऊपर विश्वास बनाए रहिए, ठीक है। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही डेली जुड़े रहिए।